हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, और शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मानव में मुख्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन होता है। मानव एक यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी जंतु है। अब यूनिसेक्सुअल का या एक लिंगी का मतलब क्या है? वे जीव जिनके बॉडी के अंदर मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग वे एनिमल्स या वे जंतु या वे जीव जिनकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव में पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी जीव कहलाते हैं। अधिकांश जंतु एक लिंगी होते हैं। वे जीव जिनकी बॉडी में मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग एक ही शरीर में होते हैं, एक ही बॉडी में होते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। अधिकांश जो फ्लावर होते हैं, पुष्प जो होते हैं पादपों में, वो द्विलिंगी होते हैं, लेकिन कुछ एक लिंगी भी होते हैं। इसी प्रकार से अधिकांश जंतु एक लिंगी होते हैं, लेकिन कुछ जंतु जैसे हाइड्रा, केचुआ, स्पंज आदि द्विलिंगी भी होते हैं। अब ह्यूमंस एक लिंगी जंतु है, अर्थात मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। दूसरा, ये जरायुज जीव हैं। जरायुज जीव का मतलब क्या है कि ये विविपेरस होते हैं, अर्थात ये यंग वन को यानी कि संतानों को जन्म देते हैं। युग्मनज के विकास के आधार पर जंतु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अंडज यानी कि ओविपेरस, जरायुज यानी कि विविपेरस, और अंड जरायुज यानी कि ओवोविविपेरस। वे जंतु जिनमें जो जाइगोट होता है यानी कि जो युग्मनज होता है, उसका जो विकास होता है वो एग के अंदर होता है यानी कि अंडों के अंदर होता है, और वो एग्स देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर एग को छोड़ देते हैं। ऐसे जंतु ओविपेरस यानी कि अंडज कहलाते हैं। सरीसृप वर्ग के जंतु, पक्षी वर्ग के जंतु इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद वे जंतु जिनकी बॉडी के अंदर, जिसकी फीमेल की बॉडी के अंदर जो युग्मनज होता है उसका विकास होता है। विकसित हो रहे भ्रूण और माता के बॉडी के अंदर, माता की बॉडी में विकसित हो रहे भ्रूण और माता के ऊतकों के बीच एक लिविंग यानी कि जीवित, टेम्परेरी और अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होती है, वो दोनों के बीच में विकसित होती है। और इस संरचना को हम अपरा यानी कि प्लासेंटा कहते हैं। और प्लासेंटा की सहायता से माता से भोज्य पदार्थ विकसित हो रहे भ्रूण में पहुंचते हैं, ऑक्सीजन विकसित हो रहे भ्रूण में पहुंचती है, और भ्रूण की जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या व्यर्थ पदार्थ होते हैं और CO2 जो होते हैं वो माता की बॉडी में पहुंचते हैं और वहां से वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो वे जंतु जिसमें भ्रूण का विकास, युग्मनज का विकास माता की बॉडी के अंदर होता है, और विकसित हो रहे भ्रूण और माता के बीच में अपरा का निर्माण होता है यानी कि प्लासेंटा का निर्माण होता है, जिससे चीजों का आदान प्रदान होता है, और वो एक विकसित शिशु को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। वो जरायुज कहलाते हैं, जैसे ह्यूमंस और अधिकांश स्तनधारी जंतु। इसके बाद तीसरे होते हैं अंड जरायुज यानी कि ओवोविविपेरस। ये दोनों का बीच की माध्यमिक अवस्था है। इस प्रकार के जंतु अपने एग को फीमेल की बॉडी के अंदर रखते हैं हैचिंग तक। हैचिंग का मतलब होता है एग का फटना और उसके अंदर से किसी संरचना का बाहर निकलना। तो वो हैचिंग तक फीमेल की बॉडी के अंदर रखते हैं।
और जो विकसित हो रहा भ्रूण है और माता के बीच प्लासेंटा यानी कि अपरा का निर्माण नहीं होता। तो ऐसे जंतु ओवोविविपेरस यानी कि अंड जरायुज कहलाते हैं। जैसे इसके जो उदाहरण हैं वो रेटल स्नेक होते हैं और कुछ शार्क्स होते हैं। इसके बाद जो मनुष्य का जो लैंगिक रिप्रोडक्शन है यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, उसके अंदर जो प्रमुख घटनाएं घटती हैं वो होती है नंबर 1 युग्मक जनन यानी कि गैमीटोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन का मतलब क्या है कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों के फ्यूजन से यानी कि संलयन से एक द्विगुणित जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से नए जीव का निर्माण होता है। ऐसा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसीलिए सबसे पहले जो मनुष्य है उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी, उसकी जो आवश्यकता होगी वो युग्मकों के बनने की होगी। और नाम से चल रहा है गैमिटो का मतलब गैमिट्स यानी कि युग्मक और जेनेसिस माने निर्माण यानी कि फॉर्मेशन। तो युग्मक जनन का मतलब क्या है कि नर और मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन यानी कि गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। मेल में यानी कि नर में ये युग्मक जनन की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है और ये उसके टेस्टीज यानी कि वृषण के अंदर होती है। मेल यानी कि नर युग्मक शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटोजोआ कहलाते हैं और मेल गैमेट यानी कि शुक्राणुओं या स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ के निर्माण की प्रक्रिया जो टेस्टिस के अंदर होती है वो क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। और दूसरा अंड जनन, मादा युग्मक अंडाणु यानी कि ओवम के निर्माण की प्रक्रिया जो मादा के अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर होती है वो क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। तो पहले स्टेप में युग्मक बनेंगे यानी कि गैमिटोजेनेसिस होगी यानी कि युग्मक जनन होगा। दूसरा स्टेप जो है वो कहलाता है इनसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन। इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन का मतलब क्या है कि नर के शुक्राणुओं यानी कि नर युग्मकों का यानी कि वीर्य का मेल से यानी कि नर से फीमेल यानी कि मादा के जनन तंत्र में स्थानांतरण इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन कहलाता है। यानी कि इस स्टेप में मेल के गैमेट्स फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में यानी कि जनन तंत्र में पहुंचते हैं। तीसरा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा युग्मकों का आपस में संलयन और उनके संलयन के पश्चात या उनके संलयन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज यानी कि जायगोट के निर्माण की प्रक्रिया निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाती है और इसे सिनगैमी भी कह देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है विदलन यानी कि क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के पश्चात जो द्विगुणित युग्मनज बनता है अब वो एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, एक कोशिकीय संरचना होती है और उस एक कोशिकीय संरचना से अब पहले भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से नए जीव का निर्माण होता है, नए शिशु का जन्म होता है। तो विदलन वो प्रोसेस है या वो विशेष स्पेशल माइटोसिस डिवीजन है, समसूत्री विभाजन है जिनकी सहायता से युग्मनज विभाजित होता है
और युग्मनज विभाजित होने के बाद जो नई सेल्स बनती हैं वो ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं, और विदलन के परिणाम स्वरूप एक कोशिकीय यानी कि सिंगल सेल जायगोट मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो है, इससे पहले एक स्टेप और रह गया है, वो होता है इम्प्लांटेशन यानी कि रोपण। जो निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है वो युग्मनज क्लीवेज यानी कि जो विदलन के बाद डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, और पहले बनता है मोरूला, उसके बाद बनता है ब्लास्टुला, और ह्यूमंस में उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो क्लीवेज के बाद जो बहुकोश की संरचना बनती है, पहले मोरूला बनती है और मोरूला से जो ब्लास्टोसिस्ट बनती है, वो ब्लास्टोसिस्ट अब जो गर्भाशय है माता का या माता का जो गर्भाशय है उसकी अंतःवाल में वो रोपित हो जाता है, उस पर वो फिक्स हो जाता है। इसे बोलते हैं हम रोपण यानी कि इम्प्लांटेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अब गर्भाशय काल, अब गेस्टेशन पीरियड। जितने पीरियड तक जो विकसित हो रहा भ्रूण है वो माता के यूट्रस में गर्भाशय में रहता है, उसे हम गर्भाशय काल यानी कि गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और मनुष्य में गेस्टेशन पीरियड का जो समय होता है वो 280 दिन के आसपास होता है। और गर्भाशय काल में एम्ब्रियो से यानी कि भ्रूण से जो शिशु होता है वो विकसित होता है, और जब शिशु पूर्ण विकसित हो जाता है तो उसका जन्म होता है। इसे हम प्रसव और जन्म कहते हैं या पार्चुरेशन कहते हैं। तो ये 7 मेन स्टेप हैं जो ह्यूमंस के मनुष्य के लैंगिक जनन के दौरान देखने जाते हैं। सबसे पहले युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस होता है, अर्थात युग्मकों का निर्माण होता है। चूंकि युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटोजोआ और मादा युग्मक अंडाणु यानी कि ओवम। इसलिए युग्मक जनन भी 2 प्रकार का होता है। शुक्र जनन का मतलब शुक्राणुओं का यानी कि स्पर्मेटोजोआ का निर्माण जो टेस्टिस के अंदर होता है, वृषण के अंदर होता है। जबकि अंड जनन का मतलब होता है कि मादा के अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट, ओवम यानी कि अंडाणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? अंड जनन कहलाता है। इसके बाद जो मेल है यानी कि नर है उसके गैमेट्स फीमेल के जनन तंत्र जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होते हैं, और जिस प्रोसेस से वो ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीर्यसेचन यानी कि इंसेमिनेशन। अब मेल और फीमेल गैमेट आपस में संलयित होते हैं, फ्यूज होते हैं, और दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स के दोनों हैप्लॉइड युग्मकों के फ्यूजन से, संलयन से एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं यानी कि जायगोट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और कभी कभी इसको सिनगैमी भी कहते हैं। इसके बाद जो निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनता है, युग्मनज विकसित हो रहा है, उस युग्मनज में स्पेशल यानी कि विशेष समसूत्री यानी कि माइटोसिस डिवीजन होते हैं, और इन माइटोसिस डिवीजन को हम बोलते हैं विदलन यानी कि क्लीवेज। और इसके परिणाम स्वरूप जो युग्मक के संलयन से जो द्विगुणित युग्मनज बनता है, जो एक सिंगल सेल होती है, एक कोश की संरचना होती है, वो एक बहुकोश की संरचना में परिवर्तित होने लगती है, और जो नई सेल्स बनती है उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और पहले जब मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप होती है तो एक बॉल शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम मोरूला कहते हैं। मोरूला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है,
और गैस्ट्रुला से आगे 3 जनन स्तर बनते हैं और 3 जनन स्तर से हमारे विभिन्न ऑर्गन्स बनते हैं, विभिन्न अंग बनते हैं और जिससे हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये विशेष डिवीजन जिसके द्वारा एक सिंगल सेल, एक कोशिकीय युग्मनज मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित होता है, उसे हम बोलते हैं विदलन यानी कि क्लीवेज। क्लीवेज के बाद जो मुरुला के बाद जो ब्लास्टोला बनता है, तो स्तनधारियों में, मैमल्स में और ह्यूमंस में जो ब्लास्टुला होता है वो सिस्ट की तरह होता है, इसलिए इसको नाम ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो ब्लास्टुला का या जिनकी जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका माता के गर्भाशय की आंतरिक वाल एंडोमेट्रियम से चिपकना, उसके अंदर रोपित होना, उसके साथ फिक्स होना क्या कहलाता है? रोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहलाता है, जिससे उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, उसका जो विकास हो रहा है वो आसानी से हो सके। इसके बाद वो माता के गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है और उस जिस काल के अंदर जितने समय तक माता के गर्भाशय में वो एम्ब्रियो विकसित होता है उस समय को हम बोलते हैं गर्भाशय काल यानी कि गेस्टेशन पीरियड, और वो ह्यूमंस में 280 दिन के आसपास होता है। और उसके बाद जब भ्रूण से शिशु पूर्णतः विकसित हो जाता है तब उसका जन्म होता है और इसको प्रसव या उसका जन्म बोलते हैं यानी कि पार्चुरेशन बोलते हैं। अब हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मनुष्य का नर के जो जनन तंत्र है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट संरचना है वो होती है एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टीज। बहुवचन टीईएस होता है और सिंगुलर टीआईएस होता है। इसके अलावा जो संरचनाएं इसमें प्रेजेंट होती है वो होती है सहायक नलिकाएं यानी कि एसेसरी डक्ट्स। एक जोड़ी वृषण, इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो नर युग्मक बनाना होता है प्लस नर हार्मोन बनाना होता है। और जो प्रमुख नर हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो एक जोड़ी वृषण इसके प्रमुख ऑर्गन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उपस्थित होते हैं। इनका प्रमुख कार्य है नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं का यानी कि स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करना होता है। इसके साथ साथ ये नर हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन का उसका निर्माण भी करते हैं। एसेसरी डक्ट इन युग्मकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करती हैं, स्थानांतरित करती हैं और रिप्रोडक्शन में सहायता करती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। और जो चौथी स्ट्रक्चर है वो होती है बाह्य जनेंद्री। जो एक्सटर्नल जननेंद्री है यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसमें एक शिश्न यानी कि पेनिस होता है जो इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो फीमेल के जनन तंत्र में नर युग्मकों यानी कि स्पर्म्स को यानी कि शुक्राणुओं को ट्रांसफर करने में सहायता करता है। 3 ग्लैंड्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। पहली होती है
सेमिनल वेसिकल, यानी कि शुक्राशय। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरी होती है काउपर्स ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। ये ग्रंथियां स्पर्म्स के साथ मिलकर, शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य यानी कि सीमन बनाती हैं। यानी कि इनका जो स्राव होता है, इनका जो सिक्रीशन होता है, वो स्पर्म्स के साथ मिलकर सीमन यानी कि वीर्य बनाती हैं। तो वीर्य इक्वल टू क्या होता है कि स्पर्म्स यानी कि नर युग्मक प्लस सहायक ग्रंथियों के स्राव। तो नर जनन तंत्र में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। एक जोड़ी वृषण यानी कि टेस्टिस, जिसका प्रमुख कार्य है नर युग्मकों यानी कि शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म्स का निर्माण करना, प्लस नर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। सहायक नलिकाएं, एक्सेसरी डक्ट्स, जो टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, उनको संचित करने का काम करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती हैं। ग्रंथियां, 3 ग्रंथियां होती हैं, सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथियां और काउपर्स ग्रंथि। इन ग्रंथियों का स्राव स्पर्म यानी कि नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स के साथ मिलकर सीमन यानी कि वीर्य का निर्माण करती हैं, जो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, मादा के जनन तंत्र में ट्रांसफर होता है। इसके बाद बाह्य जननेंद्रिय जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में उनका सिशन होता है, जो पेनिस होता है, जो उनका कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो नर युग्मकों को यानी कि वीर्य को मादा के जनन तंत्र में यानी कि फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करते हैं। अब जो नर जनन तंत्र में प्रमुख पार्ट है वो टेस्टिस होते हैं। एक जोड़ी टेस्टिस मनुष्य तथा अधिकांश स्तनधारियों में बॉडी के बाहर यानी कि एब्डोमेन, ये एब्डोमेन हिस्सा होता है, इस एब्डोमेन के बाहर एक पाउच में, एक सैक में उपस्थित होते हैं, जिसे हम बोलते हैं वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनकर आता है कि मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में जो टेस्टीज होते हैं यानी कि जो वृषण होते हैं, वो बॉडी के बाहर या एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, शरीर के बाहरी हिस्से में एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जो मनुष्य में और अन्य स्तनधारियों में जो नर युग्मक यानी कि स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए, निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, वो हमारी बॉडी के सामान्य तापमान से कम चाहिए। अर्थात स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो तापमान चाहिए वो हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण जिसे हम शुक्र जनन कहते हैं, तो शुक्र जनन यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए वो हमारी बॉडी के तापमान जो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। अर्थात तो उसके तापमान अगर बॉडी का टेम्परेचर पर होता तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन नहीं हो पाता। तो इसमें हमें केवल 2 ही लाइन लिखनी है, क्या कि जो हमारे ह्यूमंस में और अन्य स्तनधारियों में जो वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक यानी कि वृषण कोश कहते हैं। वो इसलिए उपस्थित होते हैं क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए
तापमान हमारी बॉडी के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, इसलिए उन्हें ये कम तापमान प्रदान करने के लिए यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करने के लिए जो हमारे टेस्टिस होते हैं, हमारे वृषण होते हैं, वो बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं। अब जो स्क्रोटम होता है, अगर ये स्क्रोटम है, ये पाउच है, अगर स्क्रोटम अगर हम इसको मान लें तो स्क्रोटम जो हमारी एब्डोमिनल वाल है उस वाल से जुड़ा हुआ होता है और एक कैनाल से जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं इंगुनियल कैनाल। जबकि जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल वाल से जुड़े होते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड से, स्पर्मेटिक कॉर्ड से जुड़े होते हैं, और इंग्यूनियल कैनाल अगर ये है तो स्पर्मेटिक कॉर्ड इसके अंदर होता है। तो अगर ये टेस्टिस है, माना हमने ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस जुड़ा होता है, ये एब्डोमिनल वाल है, अगर ये हमारी एब्डोमेन की अगर वाल है तो एब्डोमेन की वाल से तो जुड़ा होगा टेस्टिस स्पर्मेटिक कॉर्ड से, और जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है अगर, तो स्क्रोटम जो एब्डोमिनल वाल से जुड़ा हुआ होगा वो जुड़ा होगा इंग्यूनियल कैनाल से। अब जो टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है यानी कि वृषण की जो आंतरिक संरचना होती है, तो इस आंतरिक संरचना में जो टेस्टिस होते हैं उस टेस्टिस में अनेक ट्रांसफर सेप्टम यानी कि अनुप्रस्थ सेप्टा और एक अनुदैर्ध्य यानी कि लंबवत सेप्टम की सहायता से ये अनेक चैम्बर्स में लोब्यूल्स में बटा होता है जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई देते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 हाईली कॉइल्ड संरचना उपस्थित होती है, अति कुंडलित संरचना उपस्थित होती है जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब जो सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो अंतिम सिरा होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो अंतिम सिरा है वो बनाते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई आगे जाकर चैम्बर्स डक्ट में खुलते हैं जिन्हें बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस यानी कि वृषण जालक। रेटिटेस्टिस आगे जाकर 10 से 20 वास इफ्रेंशिया में खुलती है और वास एफ्रेंशिया आगे जाकर एक कॉइल्ड संरचना बनाता है जिसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण। एपिडिडाइमिस का जो लास्ट पार्ट होता है वो कॉडा एपिडिडाइमिस कहलाता है, और जो कॉडा एपिडिडाइमिस होता है अब वो एब्डोमेन से बाहर आ जाता है और वो एक डक्ट के रूप में बहाता है जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहक। इसका जो अंतिम सिरा होता है किसका, वास डिफरेंस का, वो एम्पुला कहलाता है, और वो फूला हुआ भाग होता है वो कहलाता है एम्पुला कहलाता है। और एम्पुला से जो ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल की डक्ट आती है और ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट यानी कि स्क्लेरन नलिका।
एजाकुलेटरी डक्ट जो होती है अब आगे जाती है और अब वो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड से निकलती है। प्रोस्ट्रेट ग्रंथि से निकलती है और यहां से फिर ये यूरेथ्रा में खुलती है। और यूरेथ्रा जो होता है वो शिश्न में यानी कि पेनिस में उपस्थित होता है, पेनिस के अंदर होता है। और ये इसकी जो ओपनिंग होती है, इसकी जो ओपनिंग है वो कहलाती है यूरिथ्रल मीटस और ये बाहर खुलती है। तो ये यूरिन और वीर्य दोनों को लेकर जाती है। तो जो नर है, नर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स उपस्थित होते हैं, लॉब्यूल्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 अत्यधिक कुंडलित यानी कि हाईली कॉन्वोल्यूटेड, हाईली कॉइल्ड संरचना होती है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो अंतिम श्रेय होते हैं वो ट्यूबुलाई रेक्टाई बनाते हैं। मिलकर ट्यूबुलाई रेक्टाई एक डक्ट में खुलते हैं जिसे रेटिटेस्टिस बोलते हैं यानी कि वृषण जालक बोलते हैं। वृषण जालक जो होते हैं वो 10 से 20 डक्ट में खुलते हैं जिनका नाम होता है वास एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया आगे जाकर एक कॉइल डक्ट में खुलते हैं जिसका नाम होता है एपिडिडाइमिस। इसके 3 भाग होते हैं, उसका लास्ट पार्ट होता है कॉडा एपिडिडाइमिस। कॉडा एपिडिडाइमिस जो होता है वो अब स्क्रोटम से बाहर निकल जाता है और वो एब्डोमेन में पहुंचता है वास डिफरेंस के रूप में। वास डिफरेंस का अंतिम सिरा फूला होता है, एम्पुला बोलते हैं, और वो सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट मिलाकर दोनों मिलकर एक डक्ट बनाते हैं, इसका बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट यानी कि स्खलन नलिका। ये फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरकर यूरेथ्रा में पहुंचता है और यूरेथ्रा शिश्न यानी कि पेनिस में से गुजरकर अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसमें से गुजरता है और इसकी जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की वो यूरेथ्रल मीटस कहलाता है जो बाहर खुलती है। और ये जो यूरेथ्रा होता है मेल में बड़ा होता है, 18 से 20 सेंटीमीटर बड़ा होता है और ये यूरिन यानी कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं उनको भी लेकर आता है और वीर्य यानी कि सीमन को भी लेकर जाता है। लेकिन फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर बड़ा होता है और केवल यूरिन को लेकर जाता है, गैमेट्स लेकर नहीं जाता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट थे जहां पर टेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलाई रेक्टाई में खुलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई रेटिटेस्टिस में खुलते हैं, रेटिटेस्टिस वास एफ्रेंशिया में खुलते हैं, ये एपिडिडाइमिस में खुलती है। एपिडिडाइमिस का लास्ट पार्ट वास डिफरेंस के रूप में एब्डोमेन में आ जाता है स्क्रोटम से। इसका अंतिम सिरा फूला होता है एम्पुला जो सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसे एजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। एजाकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई यूरेथ्रा में पहुंचती है और यूरेथ्रा जो होता है वो पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है, शिश्न के अंदर होता है और इसकी ओपनिंग जो होती है वो यूरेथ्रल मीटस होती है जो बाहर खुलती है। और ये यूरेथ्रा जो यूरिन भी लेकर जाता है और जो वीर्य होता है वो भी लेकर जाता है। अब हम इसके बाद जो पढ़ने जा रहे हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट हैं वो मनुष्य के मेल के तरह ही होते हैं। थोड़ा सा अंतर है इसमें कि जो मादा जनन तंत्र है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए अडेप्टेड होता है, अनुकूलित होता है। अर्थात वो मेल गैमिट को रिसीव करने के लिए, इंसेमिनेशन के लिए अनुकूलित होता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के लिए अनुकूलित होता है और भ्रूण के विकास यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए अनुकूलित होता है। इसके अंदर जो प्रमुख पार्ट होते हैं वो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो आलमंड शेप होते हैं
और इस अंडाशय का काम है मादा युग्मक का निर्माण यानी कि ओवम अंडाणुओं का निर्माण प्लस स्टेरॉइड हार्मोन्स का निर्माण। जो दूसरा पार्ट है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में वो होता है सहायक नलिकाएं, यानी कि एसेसरी डक्ट्स। तीसरा जो पार्ट है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो होती है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। चौथा पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और पांचवा पार्ट होता है ब्रेस्ट यानी कि स्तन। तो एक जोड़ी अंडाशय मादा के एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, मेल में टेस्टिस बॉडी के बाहर एब्डोमेन के बाहर होते हैं, लेकिन फीमेल में जो अंडाशय होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो आलमंड शेप होते हैं। और इनका प्रमुख कार्य मादा युग्मक यानी कि अंडाणु यानी कि ओवम का निर्माण करना और अनेक स्टेरॉइड हार्मोन्स का निर्माण करना जो जनन में सहायता करते हैं। अब जो इनमें ओवरी होती है उस ओवरी के पास एक डक्ट निकलती है। ओवरी से डक्ट नहीं निकलती, यहां हमें ध्यान रखना है कि डक्ट ओवरी से नहीं निकली, ओवरी के पास एक डक्ट उपस्थित होती है और इस डक्ट का नाम होता है ओविडक्ट। इसे फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और इस ओविडक्ट का जो पहला पार्ट होता है जो ओवरी के पास होता है ये वाला, ये इनफंडिबुलम कहलाता है। और इस इनफंडिबुलम का जो लास्ट पार्ट है जो ओवरी के जस्ट पास वाला पार्ट है उसमें अनेक उंगलियों के सदृश, उंगलियों के समान यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्रियई। और ये फिम्ब्रियई ही ओवम जो निकलता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में, यानी कि जो ओवरी से अंडाशय से जो ओवम सेकेंडरी oocyte स्टेज में निकलता है उसको रिसीव करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको अपने अंदर लेते हैं। तो जो ओवम रिलीज होता है वो पहले कहाँ था? एब्डोमेन में। यहां पर ये एब्डोमेन है और एब्डोमेन से यहां से फिर वो अंदर आएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि वो जो ओवम बन रहा है यानी कि फीमेल गैमेट बन रहा है किस अवस्था में निकलता है? सेकेंडरी oocyte अवस्था में निकलता है। और इसके निकलने का जो प्रोसेस होता है हम उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। तो ओव्यूलेशन में फीमेल गैमेट ओवरी से बाहर निकलकर एब्डोमेन में आता है और एब्डोमेन से फिम्ब्रियई की सहायता से वो इनफंडिबुलम में आता है। इनफंडिबुलम का जो अगला पार्ट होता है वो थोड़ा चौड़ा पार्ट होता है और ये पार्ट जो होता है कहलाता है एम्पुला कहलाता है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वो आपसे पूछेगा 2 नंबर में कि निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, और मानव में या अन्य स्तनधारियों में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहां होता है। अब इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है यहां से फीमेल गैमेट यहां पहुंचता है और इधर से मेल गैमेट होता हुआ यहां पहुंचता है। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन इस एम्पुला में होता है। यहां पर होगा फ्यूजन मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, और जाइगोट का फॉर्मेशन यहां एम्पुला में होता है। लेकिन अगर सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में भी अगर हो सकता है, तो यहां पर जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है इस्थमस। इस्थमस। तो जो सही आंसर है वो है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, यानी कि जहां पर एम्पुला और इस्थमस आपस में मिलते हैं। माना फॉर एग्जांपल ये यहां तक एम्पुला है और इसके आगे का जो पार्ट है वो इस्थमस है। तो जो ये जंक्शन है जहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं इस जगह पर निषेचन होगा। लेकिन
अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो एम्पुला आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में जो अक्सर आता है वो आता है फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो पूरी ट्यूब है, ये वाली ट्यूब, इसको हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में और अन्य स्तनधारियों में, वो कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, या एम्पुला में लिख सकते हैं, या एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में होता है, या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में होता है, या ओविडक्ट में होता है। सारे आंसर ठीक है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, फिर एम्पुला और फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट सबसे बाद में। लेकिन आप लिखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एम्पुला या एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो आप आंसर में ये लिखेंगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं? कि एक नर और एक मादा युग्मकों का संलयन और उसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित संरचना युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया को हम निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मानव तथा अन्य स्तनधारियों में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि एम्पुला इस्थमस जंक्शन में या एम्पुला में होता है। अब जो फैलोपियन ट्यूब है उसका पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट है एम्पुला, तीसरा पार्ट है इस्थमस। तो दोनों तरफ के इस्थमस आगे जाकर फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं हम यूट्रस यानी कि गर्भाशय। यूट्रस गर्भाशय इन्वर्टेड पियर शेप्ड यानी कि उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना है, जिसका प्रमुख कार्य जो विकसित हो रहे भ्रूण का विकास करना होता है। और यह मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। जो ऊपर वाला बड़ा पार्ट होता है इसका, वो उसकी बॉडी कहलाता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो सर्विक्स कहलाता है। जिस सर्विक्स की ये जो कैविटी होती है, इस सर्विक्स की, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैविटी। और इस यूट्रस के अंदर यानी कि इस गर्भाशय के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम बाहर वाली, मायोमेट्रियम अंदर वाली, बीच वाली, और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम इंपॉर्टेंट है, इसकी म्यूकोसा होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, टिश्यूज और अन्य संरचनाएं उपस्थित होती हैं, और ये हर मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड होती है, उतरती है और ये नष्ट होती है, दोबारा से इसका निर्माण होता है। एंडोमेट्रियम के अंदर मनुष्य की सबसे बड़ी लंबी स्मूथ मसल्स यानी कि जो मसल्स हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करती हैं, अनैच्छिक पेशी जिसे बोलते हैं हम, वो पाई जाती है। तो जो सबसे बड़ी अनैच्छिक पेशी यानी कि स्मूथ मसल्स जो पाई जाती है, यानी कि नॉन स्टाइलेटेड नॉन स्केलेटल मसल जो होती है, वो किसमें पाई जाती है? यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। जो प्रेग्नेंट यानी कि जिसके यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है, उस प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस में सबसे बड़ी लंबी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, यानी कि अनैच्छिक पेशी पाई जाती हैं। और जो सर्वाइकल कैनाल है, जो यूट्रस का पार्ट इसके अंदर खुलता है, वो उस अपर्चर को बोलते हैं हम इंटरनल ओस। सर्विक्स एक कॉपुलेटरी ऑर्गन में खुलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वेजाइना कहते हैं। और वेजाइना इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन से मतलब क्या है कि ये जो संभोग है यानी कि जो इंटरकॉर्स है, कोइटस है, उसके दौरान मेल से पेनिस रिसीव करती है और पेनिस के थ्रू, वेजाइना के थ्रू जो मेल गैमीट्स हैं यानी कि स्पर्म्स हैं यानी कि वीर्य है, वो रिसीव होता है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो ब्लड लॉस होता है, वो भी वेजाइना से बाहर निकलता है। और ये बर्थ कैनाल की तरह भी काम करती है, अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है तो वो वेजाइना के थ्रू होता है। तो ये सहायक नलिकाएं हैं जो ओविडक्ट ओवरी के पास होता है। ओविडक्ट के 3 भाग हैं जिसे हम इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस कहते हैं। इस्थमस, दोनों तरफ के इस्थमस आगे जाकर फ्यूज होकर यूट्रस बनाते हैं, गर्भाशय बनाते हैं जिसमें भ्रूण का विकास होता है।
गर्भाशय का जो ऊपरी भाग है वो बॉडी कहलाता है, नीचे वाला भाग सर्विक्स कहलाता है। जो उसकी कैनाल होती है वो सर्वाइकल कैनाल कहलाती है। इसकी जो आंतरिक मेम्ब्रेन होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, जो बार बार हर मासिक धर्म में शेड होती है, निकलती है, दूसरी आती है, हर बार बनती है। और एक प्रेग्नेंट लेडी में सबसे लंबी स्मूथ मसल्स जो होती है वो इस एंडोमेट्रियम में ही पाई जाती है, यानी कि गर्भाशय में उपस्थित होती है। इसके बाद जो ग्रंथियां हैं, फीमेल के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक ही ग्लैंड होती है जो काउपर ग्लैंड के जैसी होती है। और जो फीमेल में जो ग्लैंड्स है वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान एक फ्लूइड सिक्रीट करती है जो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अनेक पार्ट्स होते हैं जिसमें क्लाइटोरिस, हाइमन, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और अनेक पार्ट होते हैं। क्लाइटोरिस मेल के पेनिस के समान होता है। हाइमन एक लेयर होती है जो प्रथम इंटरकॉर्स यानी कि प्रथम संभोग के दौरान रप्चर हो जाती है, फट जाती है, लेकिन ये साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग और अन्य खेलकूद के दौरान भी फट सकती है। इसीलिए हाइमन का फटना किसी भी लेडी के, किसी भी गर्ल के इंटरकॉर्स के संबंध को दर्शाता नहीं है। वो किसी लेडी में वो इंटरकॉर्स के बाद रह भी सकती है और वो फर्स्ट इंटरकॉर्स के बाद नॉर्मली फट जाती है, लेकिन वो इंटरकॉर्स से पहले भी फट सकती है। इसलिए उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस का ये कोई सबूत नहीं होता है या इसका ये सिद्ध नहीं होता कि उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ है। इसीलिए हाइमन जो होता है वो उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स के एक्सपीरियंस को प्रदर्शित नहीं करती है, ये पहले भी फट सकती है। और जो ब्रेस्ट होती है, स्तन होता है, इसमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये मेमरी ग्लैंड्स एक द्रव स्रावित करती है जिसे हम मिल्क कहते हैं, दूध कहते हैं, दुग्ध कहते हैं। और बच्चे के जन्म के बाद जो माता 2-3 दिन दूध रिलीज करती है, मिल्क रिलीज करती है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कोलेस्ट्रम येलोइश यानी कि पीले कलर की संरचना होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं और विभिन्न एंटीबॉडीज़ होती हैं। विशेष रूप से IgA एंटीबॉडी होती है जो नए बच्चे की, न्यूबॉर्न बेबी की सुरक्षा करती है और उनको विभिन्न संक्रमणों से, विभिन्न इन्फेक्शन से बचाती है। तो कोलेस्ट्रम क्या है कि जो किसी बच्चे के जन्म के बाद जो माता प्रथम 2-3 दिन दूध उत्पन्न करती है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम में बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, उसमें अनेक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और उसके अंदर विभिन्न एंटीबॉडीज होती हैं जो विशेष रूप से IgA अधिक होता है इसमें, और वो नए बॉर्न या न्यू बॉर्न बेबी को विभिन्न संक्रमणों से, इन्फेक्शन से बचाती है। क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि कोलेस्ट्रम से आप क्या समझते हैं और कोलेस्ट्रम का क्या महत्व है। तो कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें हम आंसर 2 ही लाइन लिखनी है, क्या कि जो किसी भी बच्चे के जन्म के पश्चात जो माता पहले प्रारंभिक 2 से 3 दिन दुग्ध उत्पादन करती है वो येलोइश कलर का एक पोषक दुग्ध होता है, मिल्क होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम में विभिन्न पोषक तत्वों के साथ साथ अनेक एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, विशेष रूप से IgA प्रेजेंट होती है जो नए बॉर्न बेबी को, नवजात बच्चों को विभिन्न इन्फेक्शन से, संक्रमणों से उसकी सुरक्षा कराता है। इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस।
सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले जो चाहिए हमें चीज वो होते हैं युग्मक यानी कि गैमीट्स। तो गैमीट्स यानी कि युग्मकों के गॉनेट्स के अंदर, यानी कि जिन संरचनाओं में गैमीट्स बनते हैं उन संरचनाओं को एनिमल्स में गॉनेट्स कहते हैं। टेस्टीज मेल गॉनेट्स होते हैं और ओवरीज फीमेल गॉनेट्स होते हैं। तो गॉनेट्स के अंदर नर और मादा, मेल और फीमेल गैमीट्स के बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गैमिटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, मेल गैमीट्स यानी कि शुक्राणुओं के यानी कि स्पर्मेटाजोआ के टेस्टिस के अंदर निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित जर्म सेल यानी कि जनन कोशिकाओं के द्वारा टेस्टिस के अंदर मेल गैमीट्स यानी कि नर युग्मकों यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन कहलाती है। ये जो क्रिया होती है टेस्टिस में होती है और ह्यूमन 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 13 स्पर्म्स रोज बनाता है, डेली बनाता है। और जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें दो तरह की सेल्स उपस्थित होती हैं। पहली होती है जर्म सेल्स यानी कि जनन कोशिकाएं, और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल विकसित हो रहे भ्रूण को, स्पर्म्स को पोषण प्रदान करती है प्लस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती हैं। जबकि जर्म सेल्स आगे जाकर विशेष सेल बनाती हैं जिन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। इसके अलावा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर एक सेल और होती है जिसे हम बोलते हैं लीडिक सेल। लीडिक सेल्स जो होती है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसका जो नियंत्रण है वो कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। अब जो मेल है उस मेल के अंदर जो विशेष सेल्स बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। तो जर्म सेल लगातार विभाजित होती हैं और जर्म सेल विभाजित होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। जो डिप्लॉइड सेल होती है द्विगुणित सेल होती है और इसमें 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम होता है। अब ये बार बार डिवाइड होती है और दो तरह की सेल बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए और स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। बी वाली जो सेल है वो अब आगे विभाजित होती है, लेकिन उससे पहले वो वृद्धि करती हैं और इसीलिए इस फेज को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि अवस्था। पहला स्टेप जिसमें ये सेल विभाजित होती है माइटोसिस डिवीजन से, वो कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। यानी कि गुणन अवस्था। इसके बाद जो टाइप बी है वो वृद्धि करती है, वृद्धि करके वो एक बड़ी सेल बनाती है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि अवस्था। अब ये डिवाइड होती है मियोसिस 1 से, यानी कि अर्धसूत्री
विभाजन से, और अर्धसूत्री विभाजन 1 से विभाजित होती है। और ये अर्धसूत्री विभाजन में जो सेल बनेगी, अब उनमें गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो इससे 2 सेल बनेगी, 22 प्लस एक्स वाली और 22 प्लस वाई वाली, और इन सेल्स को बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकंड होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, और इससे भी 2 सेल बनेगी और इससे भी 2 सेल बनेगी। इनमें क्रोमोसोम नंबर यही रहेगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, और इसमें 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई। इन सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स, प्रत्येक स्पर्मेटिड जो होता है वो स्पर्म में परिवर्तित हो जाता है, और जिन चेंजेस के कारण ये प्रत्येक स्पर्म में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मायोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन। और जो ये सारी अवस्थाएं हैं, ये वाली, इन सबको बोलते हैं परिपक्व अवस्था। ये सब अवस्थाएं जो हैं यहां तक की, वो क्या कहलाती है? परिपक्व अवस्था, यानी कि मैचुरेशन फेज। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन किसे कहते हैं, शुक्र जनन कहां होता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के टेस्टिस में होता है, यानी कि वृषण में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की फिर हमें परिभाषा लिखनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कि जो नर युग्मक है उनका टेस्टिस यानी कि वृषण के अंदर द्विगुणित जर्म सेल से बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन कहलाती है। प्रत्येक ह्यूमन में रोज 10 की घात 12 से लेकर 10 की घात 13 स्पर्म डेली बनते हैं। उनमें जर्म सेल उपस्थित होती है, जनन कोशिका उपस्थित होती है जो विभाजित होकर सेल बनाती है स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, और स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए विभाजित होकर 2 बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए और स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। ये दोनों सभी डिप्लॉइड सेल होती है, और इनके बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं गुणन अवस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। यहां पर जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, और स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी जो होती है अब वो वृद्धि करती है और वृद्धि करके एक सेल बनाती है, इसका नाम होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इस फेज को बोलते हैं सेकेंड अवस्था। ये पहली फेज थी मल्टीप्लिकेशन फेज, ये दूसरी फेज है ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो अब डिवाइड होकर अब ये आगे जाती है मैच्योरेशन फेज में, और मियोसिस 1 से डिवाइड होती है। जो सेल बनती है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब मियोसिस सेकंड से डिवाइड होकर जो सेल बनाती है वो स्पर्मेटिड कहलाते हैं, और स्पर्मेटिड आगे जाकर परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? स्पर्म्स में यानी कि शुक्राणुओं में, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मायोजेनेसिस। अब जो स्पर्मायोजेनेसिस है इसके अंदर अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसमें एक गोल जो स्पर्मेटिड है वो एक लंबे स्पर्म में परिवर्तित हो जाता है, और स्पर्म की जो संरचना है उसमें जो मेन पार्ट होते हैं वो 4 मेन पार्ट होते हैं। प्रत्येक स्पर्म में ऊपर की तरफ एक हेड होता है, फिर एक पतली नेक होती है, फिर हेड होता है, इसे शीर्ष कहते हैं, फिर इसके बाद होती है नेक जिसे ग्रीवा कहते हैं। इसके बाद इसमें मिडिल पीस होता है, मध्य भाग, और मिडिल पीस के बाद एक लंबी पूंछ होती है, टेल होती है, और टेल का काम स्पर्म को
मूवमेंट देना होता है, लोकोमोशन जो होता है, इसका चलन जो होता है वो टेल के थ्रू होता है। हेड में दो प्रमुख संरचनाएं होती हैं, एक इसका केंद्रक होता है जो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, और दूसरा टोपी के आकार की संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी कॉय यानी कि गोल्जी बॉडी से होता है, और इसके अंदर अनेक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। ये स्पर्म लाइसिन फीमेल गैमेट पर डाले जाते हैं और फीमेल गैमेट में रप्चर होता है, यानी कि फीमेल गैमेट की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फट जाती है और जो इसका मेल गैमेट है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, अर्थात ये फर्टिलाइजेशन में सहायता करते हैं। इसमें यहां पर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ को चलने के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रदान करते हैं। तो जो गोल स्पर्मेटिड है उससे इस टाइप की संरचना का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मायोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुजनन कहलाता है। इसमें अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे इसका जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म है वो अब धीमे धीमे श्रिंक हो जाता है, जो गोल संरचना वाली है वो लंबी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और इसमें हेड का फॉर्मेशन हो जाता है, मिडिल पीस का, टेल का, और एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। आज के इस लेक्चर में बस हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आप कल उसको पढ़ के रखेंगे और जिससे आपको आसानी से इसको